गाइस, वेलकम फिर से। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है जो आप लोग ये देख रहे हैं। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने आपको दिखाया कि हम लोग 1 मंथ से अपने फार्म में हैं, अपने गांव में, और यहाँ पे ऑर्गेनिक की जो हमने शुरुआत करने की कोशिश की है। एक्चुअली ऐसा है कि ऑर्गेनिक की शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है इंडिया में भी, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि लोगों तक अभी तक इसमें काफ़ी लोगों में भ्रम है, मिथ्या है कि क्या होता है ऑर्गेनिक, एंड कन्फ्यूज़ भी हैं जबकि वो लोग करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक हफ्ते पहले कि अब ये जो सरसों की फसल है ये पक्के तैयार होने वाली है एंड उसको जमा कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुका है इसको काटने का। एंड मेरे पीछे एक अखरोट का पेड़ है, तो मेरे हाथ में ये देख सकते हैं आप, एक गुलेर है जिसको बोलते हैं कैटी। तो ये लेके घूमना पड़ती है यार यहाँ फार्म्स में, क्योंकि यार बंदरों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। तो अभी के सीन्स ऐसे हैं कि हम लोग आपको बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो कैसे शुरुआत करें, क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं जो सभी को नॉन होने चाहिए मतलब। और जो खासकर नई जनरेशन है, आप एक टर्मिनोलॉजी काफ़ी सुनते हैं आज के टाइम पे, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो क्या है ये ऑर्गेनिक? सो लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम जब सोचते हैं, फिर किसी भी चीज़ को हम करने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा सोचते हैं। एकदम से दिमाग में बहुत सारे बूम से आइडिया आते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन बनती है। लेकिन क्या वो ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। उस तरीके से भी सोचना पड़ता है इंसान को। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करें तो एक छोटी सी शुरुआत करें, एक बेसिक स्टेप्स होते हैं जो उन पर चले, क्योंकि आप बेस पे रहेंगे तो तभी जाके आप फ्यूचर में आप उनकी सारी गलतियाँ और जो हर चीज़ होती है आप सीखते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक के बारे में। तो दो टर्म आती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी कि ऑर्गेनिक क्या है, कौन सी चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक है और कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नेचुरल कार्बन और आपका हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मतलब C और H बॉन्ड होना ज़रूरी है नेचुरली, तो वो आपका ऑर्गेनिक होंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली होते हैं, उनमें C और H नहीं होता है, जैसा आपका डायमंड, ओनली प्योर सी ओनली C एटम। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक हैं नेचुरली, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचुरली ऑर्गेनिक हैं एंड कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नेचुरली इनऑर्गेनिक हैं। तो हमारे आसपास की कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑर्गेनिकली हैं, जो उनको अपने फ्ील्ड में यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे सिंपल मेन चीज़ आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा है कक, ये बोलते हैं काउडंग, जिसको बोलते हैं गोबर, मैन्यूर। ये अच्छी तरीके से सड़ चुका है एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा है। लेकिन जब भी आप काउडंग यूज़ करें तो गीला यूज़ ना करें, आप इस टाइप का ड्राई काउडंग और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ या फिर जिसको बोलते हैं डिकम्पोज हुआ काउडंग यूज़ कीजिए अपने खेत में। जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सब इसमें अवेलेबल होंगे अलग अलग परसेंटेज में। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो इसमें ज़्यादा कंपाउंड होगा, या फिर ये थोड़ा हल्का दिख रहा है तो इसमें कम कंपाउंड होगा। ये सब आपको चीज़ें पता चलेंगी जब आप इसका लैब टेस्ट कराएंगे। लेकिन सबसे सिंपल और बेसिक स्टेप है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपके लिए कि जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें तो आप ऐसा मैन्यूर या ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए जो ऑर्गेनिकली अवेलेबल हो। जैसे हमारी जो गायें होती हैं, काउडंग होता है, या फिर हमारे एनिमल हस्बेंड्री से जितना भी हमारा ये वेस्ट निकलता है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज़ होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन जो मोटो है एंड इसका जो बेस है वो यही है कि आपके पास अपने एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो आपके पास होना चाहिए। बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि अगर आप ऑर्गेनिकली इन फर्टिलाइज़र को सोर्स करना चाहेंगे तो काफ़ी महंगे आते हैं, और एक तरह से बोल दिए फ्री भी आते हैं, और कंपनी देती है आपको तो महंगे भी आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं एक साथ। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे करेंगे तो जो हमने अपना सेटअप किया है छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हमारा ये 60 बाई 60 फीट स्क्वायर का हमारा ये सेटअप है। अभी छोटा सा सेटअप है और इसको हम काफ़ी आगे भी लेके जाना चाहेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि छोटे से ही शुरुआत कीजिए। तो हमने क्या किया, जब भी आप फसल लगाएं तो कुछ इस तरीके से आप ऑर्गेनिक फसल, हमने जो सीड किया है ये भी ऑर्गेनिक सीड है। इसमें अभी हमने हाइब्रिड सीड नहीं डाले हैं, लेकिन हम हाइब्रिड सीड डालेंगे कुछ और उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। तो अभी हमारी जो सीड है ये ऊटी कैरेट की सीड है। ऊटी कैरेट को आप सर्च मार सकते हैं, ऑरेंज कलर की, फास्ट फूड में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से, और हमको इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो, तो हमने बताया हम ये काउडंग नेचुरली जो प्रोसेस्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका वर्मी कंपोस्ट, तीसरा आता है आपका
जो आपके टीप की लीव्स का ट्री का लीव्स होते हैं जो लिटर गिरता है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आप अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और एक बेसिक जो सेटअप है वो ये है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्लांट्स को क्या चाहिए होता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सनलाइट के बारे में सबको पता है और वाटर के बारे में भी सबको पता है, लेकिन ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो इसमें हैं वो हमको नहीं दिख रहे हैं और लेकिन इन प्लांट्स को चाहिए। तो बेसिकली देखिए, प्लांट्स को चाहिए होते हैं 17 टाइप के माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स। जो उसमें से सबसे मेन है वो आपका है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं कि जो प्लांट्स के बेसिक हेल्थ के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए तो ज़रूरी होते ही हैं। एंड बाकी कुछ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनको प्लांट्स की बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जैसे हमको वाइटामिन चाहिए होते हैं, कुछ हमको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, हमको प्रोटीन भी चाहिए होता है, और हमको वो डिफरेंट चीज़ों से मिलते हैं। प्लांट्स को भी मेनली 17 टाइप्स के कंपाउंड चाहिए होते हैं, जैसे NPK हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इस टाइप के और एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं और वो हम ऑर्गेनिकली ही ड्राइव करेंगे, नेचर से सोर्स करेंगे उसको एंड यूज़ करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। पहला तो बताया आपको काउडंग जब ये बनता है नेचुरली अपने आप से सड़ता है और गलता है, तो इसको काफ़ी टाइम लगता है सड़ने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो फार्मर्स फ्रेंड जिसको बोलते हैं केचुआ, उसकी 3 वैरायटी है, आइसिनिया, यूड्रिलस एंड ये इस टाइप की 3 वैरायटी होती हैं और इनका भी अलग अलग काम होता है। कोई ठंडे में अच्छा काम करता है, कोई गर्मी में अच्छा काम करता है। तो हम उनका यूज़ करते हैं इस काऊ डंग को डिकम्पोज करने में। हमारा जो केंचुआ होता है इस काऊ डंग को खाता है, डिकम्पोज करता है और हमारे लिए एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र तैयार करता है। दूसरा होता है आपका कंपोस्ट ही क्या होता है आपका, सिंपल इस कंपोस्ट को लिया हमने, इस कंपोस्ट को हमने एक इस टाइप का जो कपड़े होते हैं, कोई कपड़ा ले लिया, इसमें रखेंगे हम इसको, ठीक है। आपका इसमें मैं कुछ ये गोबर डाल देता हूँ और इससे हम कंपोस्ट टी बनाएंगे। अब ये पीने वाली चाय तो नहीं है, लेकिन हाँ ये प्लांट्स के लिए बिल्कुल चाय है और हम पेड़ों के लिए भी चाय बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कंपोस्ट ले लेंगे, इसको हम एक बैग में भरेंगे और मैं क्या करूँगा कि मैं इस बैग को मैं लेके जाऊँगा। और हमने यहाँ पे एक पानी के लिए छोटा सा ये बनाया, पॉन्ड टाइप का बनाया है। ये किस लिए है, बेसिकली आपका ये इसलिए है कि जो हमारा इसमें मॉइस्चर बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो इससे एक लिक्विड टाइप का ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं। तो ये क्या होगी, हमारी कंपोस्ट टी तैयार होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने अभी रखा और 5 मिनट में ये टी तैयार हो जाएगी। हमारे घर की तरह चाय नहीं है, इसको मेरे को ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और डिफरेंट वाटर लेवल के लिए डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक टी को हम सैंपल यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे ही रख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और अब क्या होगा कि कभी भी जब मेरे को खेत में पानी डालना होगा तो मैं यहाँ से थोड़ा पानी लूँगा और इस पानी में पहले से ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को फीड करेंगे। अभी हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर हमने गोबर डाल दिया है और वो गोबर जब पानी गिरेगा थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स उसमें नीचे को जाएंगे और तब जाके वो रूट्स पे पहुंचेंगे। लेकिन हमारी कंपोस्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है हमको कि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ये पानी का कलर है नीचे से थोड़ा चेंज हो चुका है और ये ब्लैक होना शुरू हो गया है। तो हम इसको अभी छोड़ेंगे थोड़ी देर ऐसी, जितने भी इसमें सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे वाटर में आ जाएंगे और वाटर से डायरेक्ट प्लांट को इनटेक मिलेगा। इनटेक जल्दी मिलने की वजह से क्या होगा, प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, अच्छे फ़ायदे होंगे। एक बात और, इनऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम खेत में यूज़ करते हैं तो उससे प्लांट की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, प्लांट का जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी जल्दी बूम होता है, मतलब बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं बहुत जल्दी बढ़ गया। और ऑर्गेनिक में करने में यह है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आराम से होता है। लेकिन मैं बताऊँ एक चीज़ आपको, जब सिंगल कंपाउंड हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में, तो वो क्या होता है कि जल्दी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोग ग्लूकोज पीते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, एकदम से एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज पिया 5-10 मिनट बाद एनर्जी की, हाँ बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी कंपाउंड है उसको आखिर में जाके ग्लूकोज ही बनना है।
अब आखिरी में जाके ग्लूकोज ही बनना है। तो जिसने पहले ही ग्लूकोज ले लिया तो जल्दी बॉडी में कंज्यूम हो गया। सिंपल भाषा में, ज़्यादा ट्रिकी नहीं जाएंगे, ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाएंगे। आपको हम चाहते हैं कि बेसिक सिंपल भाषा में आपको ये विज्ञान समझाया जाए। कृषि भी एक विज्ञान है। और देखिए, हमने बताया गोबर यूज़ कीजिए, फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, मुर्गी का यूज़ फर्टिलाइज़र, मुर्गी का जो वेस्ट होता है वो यूज़ कीजिए। आपका है ना, पोल्ट्री से आता है आपको जो, वो काफ़ी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। देखिए, बर्ड्स में हमको पढ़ाया गया होगा बायोलॉजी की क्लास में, जो हमारे एम्फीबिया होते हैं, जो वाटर वाले जानवर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सेक्रीट करते हैं। उसके बाद कौन करते हैं? उसके बाद करते हैं हमारे बर्ड्स। तो हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो भी आती हैं बर्ड्स में, और जो उनकी बीट होती है या पॉटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है। ये बात यहाँ पे तक। और दूसरी बात अब कि हम लोग क्या करते हैं पहले से ही, अब सब लोग क्या करते हैं, हमारे जो पारंपरिक खेती होती है उसमें हम यही यूज़ करते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसको रखरखाव का तरीका, ये गोबर का रखरखाव का तरीका है, ये तरीका होता है काफ़ी गलत। इसको हम खुले में चक देते हैं, बारिश आई, सारे न्यूट्रेंट्स बह गए। जिस तरीके से अभी इस पानी में बह रहे हैं न्यूट्रेंट, तो इसी तरीके से बारिश में भी सारे के सारे न्यूट्रेंट इससे बह जाते हैं। तो हमको क्या करना है, न्यूट्रेंट्स को बचाना है। कौन से तरीके ऐसे हैं कि जिनसे हम इसके न्यूट्रेंट बचा सकते हैं, तो वो तरीके दिखाएंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ओवरऑल आखिरी में इस वीडियो का कंक्लूज़न कि आगे से आपको अगर समझ ना आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो सो, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। मैं धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई करते जाऊंगा वो। तो आज ओवरऑल आज का कंक्लूजन, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो पद्धति है, जैविक खेती वो पद्धति है जिसमें हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसमें हम ऐसे केमिकलों का उपयोग न करें जो सिंथेटिक बनाए गए हो, जिनको हमने खुद से बनाया हो। समझ रहे हो आप? तो वो केमिकल यूज़ नहीं करने। बाकी आप नेचुरल कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर आपको उसके घटक पता है, कंपाउंड पता है। अगर आपको पता है कि लीफ में कौन से कंपाउंड होंगे ड्राई होने के बाद, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हैं। ये लकड़ी सड़ने के बाद कौन से कंपाउंड होंगे, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अंडे आप यूज़ करते हैं, अंडे का शेल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम है, ऑर्गेनिकली बना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा शायद, होप सो। जितनी मेरी क्षमता थी मैंने आपको समझाया दोस्तों। तो इस तरीके से करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और आप सभी भी लगे रहिए धीरे धीरे। और ओवरऑल चलो हम आपको अब अपना जो यहाँ पे सेटअप है, हमने क्या उगाया था, क्या हो रहा है देखिए कि तो मूली के हमारे छोटे प्लांट्स जो हैं आना शुरू हो गए हैं। इसमें हमने बोया था ग्वारफली, जिसको बोलते हैं क्लस्टर बीन, तो इसके भी थोड़े आने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही पानी मिला और लाइफ फॉर्म होना शुरू हो गया है। तो वाटर ने कैसी एनर्जी और केमिकल एनर्जी, और बोल सकते हैं जिसको केमिकल रिएक्शन शुरू किया है कि सारे के सारे प्लांट्स जैसे ही वाटर मिला, अपनी फेवरेबल कंडीशन मिली, और ये ग्रो होना आपका शुरू हो चुके हैं। दूसरा, आपके यहाँ पे मैंने बीन्स बोए थे। इसमें 2 टाइप की बीन्स है आपकी, एक मुंशियारी बीन है इसमें आपका, एक आपका देहरादून वाली वैरायटी है जो चक्राता साइड मिलती है आपकी। इसमें भी सेम वैरायटी है। सुबह तक ये प्लांट काफ़ी छोटे थे, लेकिन अब ये प्लांट काफ़ी आज दिन ही दिन में इनको अच्छा सा ग्रोथ मिला है, और अब तो लीव्स भी आ चुके हैं, तो अब ये शूट अप होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमारा एक प्लांट आ चुका है। तो इस तरीके से भैया कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक की जो फार्मिंग हो रही है या फिर ऑर्गेनिक खेती जो हो रही है, हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ एडवेंचर ऑफ यूके 15।